देखो, आज हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं सरफेस टेंशन। ठीक है, तो सरफेस टेंशन क्या होता है? सरफेस टेंशन होता है जैसे मच्छर होते हैं ना, मच्छर पानी पे, देखो पानी पे तैरते हैं, तैरते नहीं है, चलते हैं। ये पानी के सरफेस टेंशन की वजह से ऐसा हो पाता है। पानी में अगर सरफेस टेंशन नहीं होता ना, तो मच्छर ऐसे नहीं चल रहा होता है। होता है क्या ना कि जब पानी की लेयर है, जब टॉप मोस्ट लेयर है, टॉप मोस्ट लेयर, वो एक का ना इलास्टिक लेयर की तरह से काम करता है। इलास्टिक जैसे रबड़ का एक पतला सा लेयर हो जो ऊपर चढ़ा दिया गया हो। पतला सा लेयर हो रबड़ का जो ऊपर लगा हो, तो उस पर जब मच्छर चलेगा ना, तो लेयर दबता है। जब दबता है तो ऐसे फोर्स लगाता है जो कि मच्छर के वेट को बैलेंस कर लेता है। ऐसा नहीं कि मच्छर पे बायसी फोर्स लगा और वो चल रहा है। डूबा ही नहीं पानी में मच्छर, मच्छर का पैर डूबा ही नहीं है पानी में। मच्छर डूबे तब तो मतलब बायसी लगे। तो सरफेस है, ऊपर का सरफेस, उस पे चल रहा होता है। तो ये होता क्या, ये तो मैंने बताया कि बेसिकली सरफेस टेंशन कहाँ, एक एग्जांपल दिखाया कि कहाँ पे ऐसा होता है। और ये हमेशा फ्री सरफेस पे अराइज होता है। फ्री सरफेस का मतलब लिक्विड के सरफेस पे आता है, लिक्विड के अंदर नहीं होता है। लिक्विड का जो सरफेस है मतलब एक ऐसा इंटरफेस जो दो मीडियम को अलग अलग करे। अगर ऊपर एयर है, नीचे लिक्विड है, तो बीच का जो इंटरफेस है उस पर सरफेस टेंशन आ जाएगा। नीचे लिक्विड है, ऊपर ऑयल है, तो उनके इंटरफेस पे सरफेस टेंशन आ जाएगा। तो इंटरफेस पे सरफेस टेंशन जनरेट होता है, जो इंटरफेस दो सरफेस को अलग अलग करता है, दो मीडियम को अलग अलग करता है। तो इस लाइन को लिखो, तो पहला स्टेटमेंट लिखो, फर्स्ट स्टेटमेंट, सरफेस टेंशन अराइज एट interface that separate two medium. Surface tension arise at interface that separate two medium. जो दो मीडियम को अलग अलग करता है, सरफेस टेंशन उस पर डेवलप होता है। अब इसमें देखो, अब इसका एक वर्ड होता है, लिखो थर्मोडायनामिक एनालिसिस। थर्मोडायनामिक एनालिसिस, थर्मोडायनामिक एनालिसिस होती है इस तरीके से कि सपोज कोई वेसल है, इसमें लिक्विड भरा पड़ा है, भरा पड़ा, तो इसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे। कुछ मॉलिक्यूल्स सरफेस होंगे, कुछ मॉलिक्यूल्स अंदर होंगे। जो मॉलिक्यूल्स अंदर होंगे उनके चारों तरफ एकदम सिमिलर मॉलिक्यूल्स हैं, तो कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं एक दूसरे के से। कोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू इस तरीके से बंधे होते हैं, और चारों तरफ के मॉलिक्यूल्स से ये मॉलिक्यूल्स बॉन्ड बनाएगा। ऐसे चारों तरफ के मॉलिक्यूल से बॉन्ड बनाएगा। लेकिन जो सरफेस का मॉलिक्यूल है वो सिर्फ नीचे वाले मॉलिक्यूल से ही बॉन्ड बना पाएगा, नीचे वाले से ही बॉन्ड बना पाएगा। वो ऊपर वाले से तो बना नहीं पाएगा, ऊपर वाले से बनाएगा नहीं, वो सिर्फ नीचे वाले से बनाएगा। तो अगर मैं तुमसे ये कहूं, और जितना ज्यादा बॉन्ड बनेगा उसकी एनर्जी उतनी कम होती है। ठीक है, जितना ही मॉलिक्यूल से अगल बगल के मॉलिक्यूल से बॉन्ड बनाएगा उतनी इसकी स्टेबिलिटी बढ़ती है और इसकी एनर्जी डिक्रीज कर जाती है। तो कोई पूछे यहाँ के मॉलिक्यूल की एनर्जी ज्यादा है कि सरफेस के मॉलिक्यूल की एनर्जी ज्यादा है, तुम कहोगे कि एनर्जी ज्यादा ऊपर के मॉलिक्यूल्स का है, क्योंकि ऊपर के मॉलिक्यूल कम बॉन्ड बना रहा है जबकि नीचे के मॉलिक्यूल ज्यादा बॉन्ड बना रहा है। तो ये ऐसा सिस्टम है जिसमें सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी एनर्जी ज्यादा है कंपेयर टू दिस दिस वन। तो कोई भी सिस्टम क्या चाहता है, अपने एनर्जी को कम से कम करना चाहता है। तो अगर अपने एनर्जी को कम से कम करना चाहता है तो क्या चाहेगा, अपने सरफेस को एरिया को कम से कम करना चाहेगा। वो चाहेगा कि सरफेस एरिया कम से कम हो जाए ताकि सरफेस के मॉलिक्यूल अंदर चले जाए, उनकी एनर्जी और घट जाए, जिससे सिस्टम की एनर्जी ज्यादा घटे और सिस्टम स्टेबलाइज हो जाए। ठीक है, देखो, तो कोई भी सिस्टम क्या चाहता है, अपने सरफेस एरिया को कम करना चाहेगा ताकि सरफेस के मॉलिक्यूल्स अंदर जाए और सिस्टम की एनर्जी कम से कम हो, सिस्टम ज्यादा स्टेबलाइज हो जाए।
तो जिस फोर्स की वजह से ये चाहता है अपने सरफेस को कम करना, उसी को बोलते हैं क्या, सरफेस टेंशन फोर्स बोलते हैं। तो वही एक लेयर होता है, जैसे कि मान लो एक लेयर है, ऊपर इलास्टिक लेयर है जो खिंची हुई कंडीशन है, खिंची हुई कंडीशन है। तो खिंचा हुआ है तो क्या चाहेगा, वो चाहता है खींच के, खिंचा हुआ है इसलिए क्योंकि जो पानी के पार्टिकल्स है ना, वाटर के पार्टिकल, वो यहाँ पे है, उसको चाहता है ऊपर का सरफेस और एकदम ऐसे दाब दें और पूरे पार्टिकल को अंदर लेके जाए। वो चाहता है हर बार अंदर लेके जाना चाहता है। तो खींचे हुए कंडीशन पे जैसे एक जाली को तुमने खींच कर रखा है सरफेस पे, वो जाली खुद ही चाहता है कि मॉलिक्यूल जो सरफेस को अंदर से अंदर जाए, वो सरफेस पे ना रहे। तो वो जो जाली है ना, वही सरफेस टेंशन अराइज कर रहा है, तो फोर्स उसी सरफेस टेंशन पे डेवलप होता है। वही एक इलास्टिक लेयर है, एक रबड़ का पतला सा लेयर है जो ऊपर लगा हुआ है, और वही सरफेस टेंशन डेवलप करता है। तो इस लाइन को लिखेंगे स्टेटमेंट की तरह से, since energy of surface molecules is more than that of molecules below the surface, any system wants to decrease its energy. For this, that system wants to minimize its surface area. सरफेस एरिया कम से कम करेगा ताकि सरफेस से मॉलिक्यूल कम से कम हो। जितना एरिया रखोगे उतना सरफेस से मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। देन सिस्टम वांट्स टू मिनिमाइज सरफेस एरिया बाय द फोर्स सरफेस टेंशन, तो सरफेस टेंशन की फोर्स की वजह से वो उसको मिनिमाइज करना चाहता है। नेक्स्ट लाइन इसी में, because of surface tension force interface behave as elastic layer, ठीक है। अब देखो कुछ डिफिनीशन है जिसको ध्यान रखना है। इसके लिए ये जो वेसल है ना, इस वेसल को तुम ऊपर से देखो, सपोज करो ये एक ग्लास है, इसमें पानी भरा था, इस सब ग्लास को तुम ऊपर से देखो ना, ऊपर से देखोगे, ऐसे देखोगे, ऊपर से देखोगे तो ये तुम्हें ऐसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। इसमें पानी के बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, सरफेस पे, और ये एक रबड़ के चादर की तरह से है सरफेस पे, खिंची हुई चादर की तरह से। तो यहां पे मैंने ये क्या किया, एक काल्पनिक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की, इसके ब्लैक मार्क उठाया, ब्लैक मार्क से सिर्फ मार्क कर दिया इस सरफेस पे। तो इस पे बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। अब इन पार्टिकल्स को इधर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अपनी तरफ खींचेंगे, सिमिलरली इधर के जो पार्टिकल्स हैं इनको, इधर के जो पार्टिकल हैं इन्हीं मॉलिक्यूल्स को इधर खींचेंगे। तो एक साइड का जो फोर्स है वो F के बराबर है, तो इधर का भी फोर्स क्या होगा, F के बराबर होगा, ताकि नेट फोर्स क्या हो जाए, 0। तो अगर इस लाइन का लेंथ मैंने L के बराबर मान लिया इस लाइन का लेंथ L के बराबर है, द लेंथ इज L। तो इस लाइन पे जो मॉलिक्यूल्स हैं उन पे एक साइड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो पर यूनिट लेंथ कितना फोर्स लगा रहे हैं, दिस इज नोन एज सरफेस टेंशन फोर्स। डिफाइन किया गया सरफेस टेंशन को
टी से रिप्रेजेंट करते हैं surface. This is not tension, this is surface tension, and this is defined as F upon L. F upon L. F upon L मतलब force per unit length on a surface particle from one side particle is known as surface tension of this liquid. तो इसको लिखो, तो इसे कॉपी करके लिखो, तो force applied by one side of particles, force applied by one side of particle, force applied by one side of particle per unit length is known as surface tension force, is known as surface tension force. तो जब भी मुझे एक साइड की वजह से लिखना where F is force given by one side of liquid on particles of L length, force given by one side underline करना, one side of liquid on particles of length L, on particles of length L. अब चलो इस पे बेस के कुछ एग्जांपल्स हैं जिसको हम देखेंगे, और एग्जांपल्स का उनको याद ज्यादा करना होता है, ये सारे टर्म्स को तुम्हें याद करने हैं. जैसे इसमें लिक्विड का, ये लिक्विड का फ्रेम है, फ्रेम नहीं फिल्म बोलते हैं, फिल्म, लिक्विड फिल्म है, और ये फिक्स्ड है, ये एक फिक्स लाइन है ऐसा. भी बताता हूं इसको, ये क्या है, लिक्विड फिल्म है. फिल्म या सोप फिल्म लिखो, बात एक ही है. और ये जो एक बार है ऊपर, बार है, या फिर यूं कहो तो ठीक है, बार मतलब लोहे का एक पतला सा फ्रेम यहां पे रख दिया गया जिसका लेंथ एल के बराबर है. तो इस तरीके से कि इस तरीके से था, एक रॉड ऐसे लिया, एक रॉड ऐसे, एक रॉड ऐसे है, और बीच में भी एक रॉड लगा दिया, वही रॉड है जो इस तरीके से दिख रहा है, और इसको अपने हाथ से पकड़ा, और सोप का फिल्म था उससे मैंने ऐसे डुबाया, इसको बाहर निकाल दिया, तो तुम्हें ऐसा ही फिल्म दिखेगा, इसके ऊपर फिल्म चढ़ जाएगा, ऐसे चढ़ जाएगा. ठीक है. अच्छा, तो इस ये जो रॉड है ना, इस रॉड की वीडियो बनाई जाती है कि इस रॉड पे ये फिल्म कितना फोर्स लगाएगी, क्योंकि इसके लिक्विड के पार्टिकल्स जो हैं ये इस रॉड को अपनी तरफ खींचेंगे, क्योंकि ये क्या, एक रबड़ बैंड है, ये जो सरफेस है एक रबड़ का सरफेस है जो ऑलरेडी खींचा हुआ है, स्प्रिंग जैसा खींचा हुआ है, तो खींचा हुआ है तो जो भी होगा उसको अपनी तरफ खींचेगा, अपने आप को रिलैक्स करने के लिए अपनी तरफ खींचेगा. तो ये जो खींची हुई, अच्छा ये फिल्म खींची होती है, खींची हुई होती है, इंपॉर्टेंट वर्ड है, ऑलरेडी खींची हुई होती है, स्ट्रेंड होती है, खींची हुई, ये नहीं कि रिलैक्स होती है, खींची हुई कंडीशन होती है. इसको ये लिखना, सरफेस इज ऑलवेज इन इलोंगेटेड कंडीशन, इलोंगेटेड कंडीशन, हमेशा इलोंगेटेड कंडीशन होता है. तो यहां पे देखो कायदे से दो सरफेस है, एक ऊपर और एक नीचे है. जैसे देखो ये है, ये पानी है, इसे पानी दिख रहा था, तो इसका एक सरफेस तो यहाँ पे मेरे तरफ और एक सरफेस तुम्हारे तरफ है, और इसका थिकनेस ही है जो तुम्हें दिख रहा है, ये थिकनेस है. तो अगर इस थिकनेस को और पतला कर दो, पतला कर दो, तभी भी उसके दो सरफेस होंगे, एक इधर वाला एक इधर वाला, क्या फर्क पड़ता है, थिकनेस बहुत कम है तो भी एक सरफेस इधर होगा एक इधर होगा, और इस सरफेस पे दूसरे मॉलिक्यूल्स होंगे और इस पे दूसरे मॉलिक्यूल्स होंगे, यानी कि यही मॉलिक्यूल इधर दिखेगा. जैसे मैं हूं, मैं ऐसा हूं,
ये वाला इधर दिख रहा है, ये वाला इधर दिख रहा है। अब तो क्योंकि सर ना एक ही मॉलिक्यूल्स है, इधर भी है उधर भी है, इधर वाला पार्ट इधर दिख रहा है, इधर वाला पार्ट इधर ना, ऐसा नहीं है। इनकी साइज बहुत ही छोटा होता है, इनकी साइज इतना छोटा होता है, इतना छोटा होता है कि अगर इसका थिकनेस बहुत कम भी रखोगे तो इस सरफेस का मॉलिक्यूल्स उधर नहीं होगा, उधर दूसरा मॉलिक्यूल्स होगा, ये अलग होगा, ये अलग होगा। क्योंकि मॉलिक्यूल का जो डायमीटर्स होता है वो अप्रोक्सीमेट 10⁻⁻10 मीटर एंगस्ट्रॉम का होता है, 10⁻⁻10 मीटर। तो जब प्रैक्टिकल जब करोगे तो जो ये फिल्म निकालोगे तो उसका जो थिकनेस होगा, ये थिकनेस ये 10⁻⁻10 मीटर का थोड़ी होगा तुम्हारा। तो हो सकता है 0.1 mm हो या 0.02 mm हो, 10⁻⁻10 इज वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी। तो तुम चाहे कुछ भी कर लो, इसका थिकनेस कुछ भी लोगे तो यहां से लेके यहां तक एक नहीं बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। अगर इसका थिकनेस 1 mm हुआ ना, 1 mm, तो उस 1 mm में कितने मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे अप्रोक्सीमेट? अगर ये थिकनेस 1 mm का है, ये अगर 1 mm का है, तो यहाँ पे ऐसे कितने मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे? 1 mm को डिवाइड कर दो एंगस्ट्रॉम से, इट इज अप्रोक्सीमेट 10⁷ मॉलिक्यूल्स, 100 लाख हो गए। मतलब यहां से लेके यहां तक इतने मॉलिक्यूल्स हैं। तो तुम कैसे कर सकते हो कि यहाँ का मॉलिक्यूल्स जो होगा वही मॉलिक्यूल यहाँ होगा, ये अलग मॉलिक्यूल, अलग मॉलिक्यूल्स। वही कह रहा हूँ कि ये जो सरफेस बना है इसमें दो सरफेस है, एक इधर है और एक इधर है, एक मेरे तरफ है और एक तुम्हारी तरफ है। इधर के मॉलिक्यूल्स भी इस रॉड को ऐसे फोर्स लाएंगे अपने सरफेस के पैरेलल, और इधर के मॉलिक्यूल्स भी इस रॉड पे फोर्स लाएंगे अपने सरफेस के पैरेलल। सरफेस टेंशन फोर्स इज ऑलवेज पैरेलल टू सरफेस। इसको कहीं स्टेटमेंट की तरह से नोट करो, लिखो तो, सरफेस टेंशन फोर्स इज ऑलवेज पैरेलल टू सरफेस, अंडरलाइन है पूरा, ऑलवेज पैरेलल टू सरफेस इज अंडरलाइन। सरफेस टेंशन फोर्स इज ऑलवेज पैरेलल टू सरफेस, ऑलवेज पैरेलल टू सरफेस। कुछ भी हो जाए सरफेस टेंशन का फोर्स हमेशा पैरेलल दिखाओगे। यानी कि सर ये सरफेस है ना, तो ये जो मॉलिक्यूल यहाँ पे है तो अंदर वाले ना ऐसे खींचेंगे ना। सरफेस टेंशन फोर्स हमेशा सरफेस के पैरेलल होता है। रिपीट कर रहा हूँ, सरफेस टेंशन फोर्स इज ऑलवेज पैरेलल टू सरफेस। क्यों भैया? सरफेस जो है वो इलास्टिक लेयर है ना, इलास्टिक लेयर, वो लेयर खींचा हुआ है, खींचा हुआ सरफेस पे। तो कोई पूछे कि वो इलास्टिक लेयर कैसे फोर्स लगाएगी, तो सरफेस के पैरेलल लगाएगी ना, तो पैरेलल लगेगी। थोड़ी होगा सर इधर तो मॉलिक्यूल इधर खींच जाते हो, सब गलत हो जाएगा। तो जब भी सरफेस टेंशन की फोर्स की बात आएगी, अंडरलाइन है कि सरफेस टेंशन फोर्स इज ऑलवेज पैरेलल टू सरफेस, ये अंडरलाइन है। ओके, तो मैंने इस रॉड की एबीडी बनाएंगे, इस रॉड की एबीडी बनाएंगे। तो जब मैं इस रॉड की एबीडी बनाऊंगा, एबीडी, ये सारे डायग्राम्स तुम्हें याद रखने हैं इस तरीके से। तो इस पे दो फोर्स दिखाओगे। अच्छा, सरफेस टेंशन का फोर्स क्या होता है? फोर्स होगा, देखो, F बराबर क्या आएगा? F बराबर T इंटू एल, सरफेस टेंशन मल्टीप्लाई बाई लेंथ। तो अगर सरफेस टेंशन इसका T है तो इस पे जो फोर्स आएगा वो बनेगा F, जो बनेगा वो T इंटू एल बनेगा। लेकिन पता है ये ट्वाइस बनेगा, ट्वाइस इसलिए क्यों? क्योंकि एक इस सरफेस के मॉलिक्यूल इधर खींचेंगे T इंटू एल से, लेंथ एल है ना, तो T इंटू एल इधर, और इधर के मॉलिक्यूल्स भी इस पे लगाएंगे फोर्स T इंटू एल का इधर। तो टोटल अंदर को कितना हो गया? TL इंटू 2 हो गया। इस डायग्राम को तुम ध्यान रखोगे। सर एक बार फिर से बताइए कैसे 2 इंटू 2? अगर मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, ये बार है, तो इस सरफेस के मॉलिक्यूल्स इस बार को अपने अंदर तरफ खींचेंगे T इंटू एल से, और इधर के मॉलिक्यूल्स भी इसको अपनी तरफ खींचेंगे T इंटू एल से। तो इस पर टोटल कितना हो जाएगा? TL इंटू 2 नहीं होगा? बताओ। यस सर। अब देखो इस पे बेस का क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकता है। पहला क्वेश्चन तो ये बन सकता है कि ये जो फ्रेम है ना, जो ऐसे फ्रेम है और ये बार ऐसे है, इस फ्रेम को ऐसे उल्टा कर दो, तो कहेगा कि इस रॉड का मास कितना हो ताकि ये रॉड न भागे नीचे की ओर। तो एबीडी बनाओगे ना, तो एबीडी बनाओगे तो इस पे फोर्स क्या दिखाओगे? TL इंटू 2 का ऊपर और mg नीचे, TL इंटू 2 ऊपर mg नीचे। तो TL इंटू 2 इज बैलेंस बाई mg, m आगे 2TL अपॉन g। इतना मास होगा तो नीचे पर नहीं गिरेगा। यही फ्रेम इंक्लाइन प्लेन पर रख देगा, क्या कि एक इंक्लाइन प्लेन ऐसा है इस तरीके से, और इस पे एक फ्रेम मैंने ऐसे बना दिया है,
तरीके से, और ये फिक्स्ड है, इस पे सो फिल्म है, ये थीटा है। क्वेश्चन में क्या है कि फ्रिक्शनलेस है तो इसका मास क्या होना चाहिए ताकि ये स्लाइड ना करे, तो एम जी साइन थीटा इधर दिखाओगे, एम जी साइन थीटा इधर दिखाओगे, और फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन कर रहा हूँ, सरफेस टेंशन ऊपर कितना 2t इंटू एल का, या इसको ना क्वेश्चन में ही लिख लेता है। देखो क्वेश्चन नंबर 1, इसी को ऐसे दिखाया जाएगा, इस तरीके से बना दिया जाएगा, एक फ्रेम ऐसे बना दिया, वर्टिकल है जी ऐसे, सरफेस टेंशन टी है, लेंथ एल के बराबर है, पूछेगा फाइंड एम टू बी इन रेस्ट, इस रेस्ट में रहे तो इसका मास क्या होना चाहिए, तो इसकी एबीडी बनाओगे, तो ऊपर फोर्स क्या दिखाओगे, टी इंटू एल इंटू 2 दिखाओगे, दो सरफेस है इसलिए 2, एम जी नीचे, इक्विलिब्रियम पे फोर्स बैलेंस कर दो, एम की वैल्यू क्या मिल गई 2t एल अपॉन जी, दिस इज आंसर। सिमिलरली इक्वेशन और कर लेते हैं, एक इंक्लाइन प्लेन है, इंक्लिनेशन एंगल सर लास्ट स्लाइड लगा दीजिए। एंगल थीटा, इस पे मैंने एक फ्रेम ऐसे बना दिया, ये फ्रेम है, ये लेंथ एल के बराबर है, मास सेम है, फिर सेम चीज फाइंड एम फॉर इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम, फिर इसकी एबीडी बनाओगे ऐसे, इधर दिखाओगे क्या एम जी साइन थीटा, इधर क्या दिखाओगे सरफेस टेंशन टी इंटू 2l, फोर्स बैलेंस कर दो 2tl, आगे आंसर इससे, ठीक है। इसमें ये कह सकता है कि इसके सरफेस का फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू है, इसका पहला क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन कोई क्या है कि ये क्वेश्चन थर्ड देखते हैं, इससे हटा दो, थर्ड लिखता हूं, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में ऐसा है, इसका लेंथ एल है, फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू है, अब फ्रेम हॉरिजॉन्टल प्लेन में ऐसा है, उस पर तुमने ऐसे रख दिया, तो ये जो लेयर है खींची हुई लेयर, वो इसको ऐसे खींचेगी, पीछे की ओर खींचेगी, लेकिन ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है, अब फ्रिक्शन है इसमें, तो जब इधर खींचेगी तो फ्रिक्शन उल्टा लगेगा, उल्टा लगेगा, तो फ्रिक्शन रोकना चाहिए, अगर ये फ्रिक्शन नहीं तो अंदर को चला जाता। पूछता है फाइंड म्यू मिनिमम टू बी, म्यू मिनिमम टू बी इन इक्विलिब्रियम, टू बी इन रेस्ट, तो रेस्ट पर रहने के लिए म्यू की वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो फिर इसकी वीडियो बनाओगे, इसकी वीडियो बनाओगे, सरफेस टेंशन का फोर्स पीछे दिखाओगे टी इंटू 2l का, अब फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा म्यू इंटू एन, एन आएगा एम जी, एम जी नीचे है ना, एन ऊपर है, और सरफेस टेंशन इधर है टी 2l का, तो फ्रिक्शन उल्टा आएगा, बैलेंस कर दो, तो म्यू एम जी इक्वल्स टू टी 2l, म्यू क्या आ गया टी 2l अपॉन एम, आंसर आ गया। ओके तो इस पे बेस होके, इस डायग्राम बेस होके ऐसे क्वेश्चन बनेंगे और तुमसे पूछे जाएंगे। एक और इंपॉर्टेंट वर्ड है सरफेस, पेज पीछे कर दीजिए। अच्छा एक और चीज,
सरफेस टेंशन हमेशा सरफेस एरिया को कम से कम करना चाहता है, चाहे जो हो जाए कम से कम करना चाहता है। तो इसको फिर लिखो तो सरफेस टेंशन wants to decreases surface area as possible. Surface tension wants to decreases its surface area as possible. तो इसीलिए कहा जाता है कि अगर ग्रेविटी फ्री स्पेस में एक लिक्विड का ड्रॉप है या लिक्विड बबल है, लिक्विड है, तो उसे छोड़ोगे ना फ्री स्पेस में तो तुम्हें स्फेरिकल नजर आएगा, स्फेरिकल। क्योंकि अगर तुम वी वॉल्यूम का स्फीयर बनाओ और वी वॉल्यूम के क्यूब बनाओ, क्यूब, कोई पूछे सबसे कम सरफेस एरिया किसका होता है, तो अगर इसका वॉल्यूम इक्वल है तो क्यूब ही नहीं, बहुत सारे ऑब्जेक्ट का तुम शेप दो और सबका वॉल्यूम इक्वल है, तो उसका सरफेस एरिया सबसे कम होता है जो स्फेरिकल होता है। स्फेरिकल का सरफेस एरिया सबसे कम होता है। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे कि अगर हमारे पास n डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट है ऑफ इक्वल वॉल्यूम, तो उसका एरिया सबसे कम होगा जो स्फेरिकल शेप का होगा। तो इसको लिख लेना, इफ वी हैव equal volume of different shaped object, we have equal volume of different shaped object, then minimum surface area underline करना, then minimum surface area is of sphere, तो ग्रेविटी फ्री सरफेस में, ग्रेविटी फ्री स्पेस में अगर स्फेरिकल फ्री स्पेस में अगर एक बबल को रखते हो या एक लिक्विड रखते हो तो कैसे शेप गेन करेगा, स्फेरिकल शेप गेन कर लेगा ताकि सरफेस एरिया कम हो जाए बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन। इसीलिए ग्रेविटी फ्री स्पेस में जो लिक्विड ड्रॉप होते हैं या बबल होते हैं वो स्फेरिकल शेप के होता है। तो स्फेरिकल, ये ड्रॉप लिख लो, लिक्विड ड्रॉप या लिक्विड बबल होगा तो एक ऊपर का सरफेस होगा लिक्विड बबल, और दोनों कैसे होंगे, स्फेरिकल होंगे। ठीक है, एक और चीज, अगर मान लो ग्रेविटी फ्री स्पेस नहीं है, ग्रेविटी है तो उसमें थोड़ा सा नीचे को दब जाता है, बस एग्जैक्ट स्फेरिकल नहीं होता है वो ना, स्फेयर ना हो कि वो हल्का सा ऐसे ना ऐसा शेप अटेंड कर लेगा, ऐसा शेप अटेंड कर लेगा। ग्रेविटी में ओवल टाइप बन जाएगा। और ओवल टाइप क्यों बनता है, क्योंकि ग्रेविटेशन पोटेंशियल रह जाती है इसमें। तो स्फेरिकल तो होना चाहिए था लेकिन mg आ गया, mg की वजह से ग्रेविटेशन पोटेंशियल भी कम से कम होनी चाहिए। तो कम से कम कब होगा, जब उसका सेंटर ऑफ मास नीचे जाएगा। तो लिक्विड का पार्टिकल थोड़ा और नीचे जाता है ताकि एनर्जी को, ग्रेविटेशन एनर्जी भी कम हो सके और स्फेरिकल एनर्जी तो कम हो ही सके, तो दोनों का रिजल्टेंट कम हो सके, तो इससे थोड़ा नीचे को शेप हो जाता है ताकि mg वाला भी थोड़ा कम हो जाए। तो ग्रेविटी वाले में ओवल शेप होता है। लेकिन और एक और बात ये है, फ्री फॉलिंग लिक्विड is always in spherical shape। स्फेरिकल क्यों, फ्री फॉल कर रहा है ना, तो फ्री फॉल का मतलब होता है जी इफेक्टिव का जीरो होना। फ्री फॉल में जी इफेक्टिव जीरो हो जाता है, जी इफेक्टिव जीरो हो गया तो इससे ग्रेविटी फ्री स्पेस में है जी जीरो, वैसे ही फ्री फॉल के टाइम पे जी इफेक्टिव, जी फ्री फॉल कर रहा है ना तो जी इफेक्टिव क्या होगा, जी माइनस है, और ये जी बराबर तो जी माइनस जी जीरो। तो फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट ग्रेविटी फ्री स्पेस जैसा ही होता है, इसलिए ओवल शेप का नहीं होता, स्फेरिकल शेप का होता है। एक और चीज देखो,
ये है, मान लो इस तरीके से, ये एक बार पूछ चुका जे मेंस में, ये फिल्म है, इस सरफेस पे एक रेक्टेंगुलर फ्रेम था, उस पे तुमने क्या किया, सोप का फिल्म चढ़ा दिया, सोप का फिल्म चढ़ा दिया, और इस पे तुमने क्या किया कि एक इस तरीके से वायर रख दिया, वायर नहीं धागा रख दिया, धागा स्ट्रिंग, ऐसे स्ट्रिंग रख दिया, तो स्ट्रिंग पड़ा हुआ। अब किसी ने क्या किया, इस स्ट्रिंग को पंचर कर दिया, स्ट्रिंग कर रहा हूं, ये जो वायर है ना, इस वायर के बीच में जो पड़ा हुआ है क्या, लिक्विड, उसको पंचर कर दिया, नीडल्स मारा, पंच मार दिया सोप फिल्म पे। तो जब पंच मारोगे ना, पंच मारोगे तो फिर पूछता है कि इसका शेप कैसा हो जाएगा। क्वेश्चन में कहता है कि इफ बाई नीडल फिल्म between if by needle film between string is punches, then comment on shape, comment on shape, शेप पे कमेंट करो। तो इसमें क्या होता है कि जैसे ही तुम इसको पंचर करते हो बीच में, तो जो लिक्विड, तुमने एक होल बना दिया, तो अगर तुमने मान लो एक होल बना दिया, यहाँ पे बीच में होल बना दिया, तो तूने बीच में एक होल बना दिया, होल बना दिया, तो क्या होगा ना कि अब इसमें तो मॉलिक्यूल्स है नहीं, ये मॉलिक्यूल्स हैं, सिर्फ मॉलिक्यूल्स तो सरफेस पे हैं बस इसके, तो इधर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, इधर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये इसको ऐसे खींचते हैं, ऐसे खींचते हैं, ऐसे, इससे होल का जो साइज है ना धीरे धीरे बड़ा होने लगता है, बड़ा होने लगता है, बड़ा होने लगा, फिर बड़ा होते होते ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं आ जाते हैं इसके बाउंड्री पे, इसके बाउंड्री पे जाते हैं, इसके बाउंड्री पे आ गए, फिर क्या होगा, जब इस बाउंड्री पे आ गए तो इधर के जो मॉलिक्यूल्स है, इधर के जो मॉलिक्यूल्स है, वो इस वायर फ्रेम को ऐसे खींचेंगे, ऐसे खींचेंगे, ऐसे खींचेंगे। क्यों खींचेंगे, ताकि ये सरफेस एरिया कम हो सके, क्योंकि जितना ज्यादा सरफेस एरिया कम होगा, सरफेस का मॉलिक्यूल कम होगा तो एनर्जी कम होगा। जब ऐसे खींचेंगे तो फिर ये पूरा पूरा शेप क्या अटेंड कर लेगा, एक सर्कल अटेंड कर लेगा, तो फिर वो इस तरीके से बन जाएगा, ये सर्कल बन जाएगा फाइनली, रेड कलर का था ना, इस तरह का शेप अटेंड कर लेगा। सर एक बार वो अंदर वाला जो बताए थे सर, वो बता दीजिए। देखो कोई बात नहीं, तुमने क्या किया, ये वाला जो पार्ट है ऐसे था, और तुमने यहाँ पे एक पंचर मारा, नीडल से पंचर मारा, तो पंचर मारा तो बन गया इस तरीके से। अब इधर मॉलिक्यूल्स है ना, सरफेस टेंशन चाहता है क्या, बेसिकली अपने एरिया को कम करना चाहता है, और कुछ नहीं चाहता, सरफेस एरिया कम करना चाहता है, तो ये सरफेस एरिया कम होना चाहिए, ये तो ही चाहता है ना, तो इसके ऊपर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको, इधर के जो मॉलिक्यूल्स होंगे ऐसे खींचेंगे, ऐसे परपेंडिकुलर ऐसे खींचेंगे, अपनी तरफ खींचेंगे, तो इसका साइज बढ़ेगा, हाँ बढ़ेगा भाई। अगर मैं हूं और मुझको कोई पीछे खींच रहा है, तो अगर कोई आगे खींचेगा तब मैं भागूंगा ना, अगर कोई सिर्फ पीछे ही खींचे आगे वाला हो ना, तो मैं इसे भागने लगूंगा। तो वही चीज इसमें भी है कि इधर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो जब ऐसे खींचेंगे, ऐसे खींचेंगे, तो ये जो रिंग होगा, छोटा सा रिंग जो पंचर हुआ है, उसका साइज बढ़ने लगेगा, बढ़ने लगेगा, बढ़ने लगेगा, बढ़ने लगेगा। अब बढ़ते बढ़ते ये इस फ्रेम पे आ जाएगा, ऐसे खींच, और ऐसा खींच क्यों रहा है, क्योंकि ये एरिया कम हो, ताकि सरफेस एनर्जी
कम होगा। तो फिर जब इस पे जाएगा तो ये नया शेप ऐसा अटेंड कर लेगा, ये वाला, ये एकदम यही रहेगा ऐसे। अब आ गया ये वाला ऐसे। अब मॉलिक्यूल सिर्फ इस पे हो गया, लेकिन अभी भी इधर मॉलिक्यूल्स हैं, इधर मॉलिक्यूल्स हैं। ये मॉलिक्यूल क्या करेंगे, अपने सरफेस एरिया को कम करने के लिए इस सरफेस एरिया को कम करना चाहेंगे ना, तो फोर्स इस पे परपेंडिकुलर ऐसे लगाएंगे ऐसे। इसको नहीं कम करना है, कम इसको करना है। जहां मॉलिक्यूल है उसको किया जाएगा कम ना, जहां मॉलिक्यूल नहीं है उसको क्यों कम करेंगे, इसको क्यों कम करेंगे। हमें कम करना है इस एरिया को, हमें कम करना है इस एरिया को, इस एरिया कम करना है। तो ये मॉलिक्यूल क्या करेंगे, सब अपनी तरफ ऐसे खींचेंगे, खींचेंगे। जितना खींचेंगे उतना ही बाहर का एरिया कम होगा। कल्पना करके देखो, जितना इनको इधर खींचोगे उतना ही बाहर का एरिया कम होगा। तो जब बाहर का एरिया कम होगा तो इसको खींचते खींचते कैसे बना देंगे, सिमेट्रिकल है ना, तो चारों तरफ से सिमेट्री है, तो शेप ऐसा बना देंगे। तुम्हें मत करना सर ये ज्यादा है तो ज्यादा खींचेंगे, क्यों, ये वाला क्यों खींचेंगे भाई, ये मॉलिक्यूल्स इसको ऐसे खींचेगा ना, इसके जस्ट बगल वाला ऐसे खींचेगा। जैसे मैं हूं, मेरे पीछे एक खड़ा है, उसके पीछे एक खड़ा है, ठीक है, मेरे आगे खड़ा है, उसके आगे खड़ा है, तो मुझे कौन खींच रहा है, मेरे पीछे वाला खींच रहा है टी से, आगे वाला खींच रहा है टी से। बस इससे मतलब नहीं है कि उसके पीछे कितने खड़े हैं और उसके पीछे कितने खड़े हैं, क्योंकि जो मेरे पीछे खड़ा है उसको ना वो खींच रहा है टी से, मुझको तो बस इसी से मतलब कि मेरे एडजेसेंट में कौन मॉलिक्यूल्स है। तो इसको कौन खींच रहा है, इसके एडजेसेंट, इसको कौन खींच रहा है, एडजेसेंट एडजेसेंट एडजेसेंट। तो फिर इधर से क्या मतलब है, तो अगर इक्वली फोर्स चारों तरफ लग गया एक रिंग पे, एक फ्रेम पे इक्वली फोर्स चारों तरफ लग गया, तो शेप कैसे अटेंड करेगा, एक सर्कल अटेंड कर लेगा, तो बन गया सर्कल। तो इस पे पंचर करोगे तो फाइनल शेप विल बी सर्कल। बात समझ आई। यस सर। फिर उसके बाद और एक्सपैंड होगा वो, मतलब ओके, एक और क्वेश्चन आता है। इस तरीके से एक फ्रेम है, मतलब इस तरीके से एक फ्रेम है, ये फ्रेम है बेसिकली, दिस वन इज द फ्रेम, लिक्विड इसी फ्रेम पे है। मतलब हमारा फ्रेम जो ये है, जो रेड कलर का दिख रहा है, दिस इज आवर फ्रेम। इसके ऊपर सोप फिल्म है, इस सोप का फिल्म है ऑफ सरफेस टेंशन टी। पूछता है फाइंड नेट फोर्स ऑन फ्रेम बाय लिक्विड। लिक्विड ने इसके ऊपर नेट कितना फोर्स लगा के रखी है। तो ठीक है, इस फ्रेम की वीडियो बनाएंगे। ये वीडियो बनाओ। तो इस पे ये जो लाइन है ना, ये लाइन है, इस लाइन पे एक फोर्स ऐसे आएगा, ये फोर्स आएगा टी इंटू ट्वाइस L1 का आएगा। जो ये है, इस पे एक मॉलिक्यूल इधर से और एक मॉलिक्यूल मेरे तरफ से, टी इंटू 2L1 का फोर्स अंदर पर लगाएंगे। सिमिलरली ये जो है, ये इस वाले पे एक फोर्स ऐसे लगेगा फिल्म के अंदर की तरफ, वो होगा टी इंटू 2L2 के बराबर आएगा। दूसरा ये जो फ्रेम है, इस पे एक फोर्स ऐसे आएगा, और ये फोर्स और इस फ्रेम पे एक फोर्स ऊपर पर आएगा F, और ये F इक्वल ही होगा भाई। अगर ये लेंथ मान लो L होता तो क्या बनता है, T इंटू 2L, ये भी क्या बनता है, T इंटू 2L। सिमिलरली ये जो है, इस पे जो फोर्स आएगा F1 मान लो, तो इस वाले पे उतना ही फोर्स F1 ऊपर को रहता। तो लिक्विड की वजह से
इस लिक्विड सोप फिल्म की वजह से इस पूरे के ऊपर ये एफबीडी है। तो कोई पूछे नेट फोर्स कितना लगेगा, तो जो भी एफ नेट लगेगा दिस वन इज इक्वल टू, ये तो इससे कटेगा, F1 इस F1 से कटेगा, इसमें से ये सबट्रैक्ट हो जाएगा, तो बनेगा T इंटू 2L1 माइनस T इंटू 2L2, देन आंसर विल बी 2TL ब्रैकेट में L1 माइनस L2। तो अभी मैं सिर्फ तुमको ये बता पा रहा हूं कि एक सोप फिल्म लगा हुआ है किसी फ्रेम पे, तो उस पर कितना फोर्स लगा रहा है। ठीक, नेक्स्ट ये है, ये भी जेई एडवांस में पूछ चुका है, इस तरीके से था। इसमें लिक्विड है, इसमें इस तरीके से इस तरीके से। ठीक है, इसमें तुमने क्या किया कि एक निडिल को रख दिया, एक निडिल रख दिया, निडिल, तो निडिल रखोगे तो ये तो लेयर इलास्टिक लेयर है ना, तो जब इस पर रखोगे तो ये ऐसे, ये इलास्टिक लेयर जैसे इसमें रखोगे निडिल ना, निडिल सरफेस ऐसे था, अब निडिल थोड़ा सरफेस ऐसा हो जाएगा, दब जाएगा। पहले ये जो सरफेस है, ये जो सरफेस है देखो पहले ऐसे था, आज जब बीच में निडिल रखो निडिल, तो उसके वेट की वजह से ये नीचे को दब जाएगा, ऐसे बेंड हो जाएगा, ऐसे बेंड। तो तुमने इस पे क्या किया, एक निडिल रखा, एक निडिल रख दिया ऐसा, एल लेंथ की निडिल रख दिया, तो ये सरफेस बेंड हो जाएगा। तो ये सरफेस बेंड होने के बाद ऐसा शेप लेन कर लेगा, जब इधर से देखोगे ना तो कुछ इस तरीके से दिखेगा, ऐसा शेप दिखेगा, सिमेट्रिकल बनेगा, कभी ऐसा आएगा। ये निडिल है तुम्हारे, ये निडिल है तो इधर से भी थोड़ा बेंड हो जाएगा, तो इधर से बेंड हो गया ऐसे, इधर से बेंड हो गया ऐसे, ऐसे ऐसे बन जाएगा और निडिल यहाँ पर जाएगी, और सिमेट्रिकल ग्राफ होगा, जैसे इधर ग्राफ होगा कर्व वैसे इधर कर्व होगा। तो इसके ऊपर क्या होगा, अब इसकी वीडियो ना, इसकी वीडियो तो mg तुम नीचे कर दिखाओगे, और अगर इसका लेंथ l के बराबर तो इधर के लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होंगे, इधर के लिक्विड के मॉलिक्यूल्स इस रॉड को अपने सरफेस के पैरेलल खींचेंगे, तो जो सरफेस है ना, इस सरफेस के पैरेलल इसके मॉलिक्यूल्स इस रॉड को ऊपर को खींचेंगे ऐसे, दैट इज T इंटू एल। और इधर के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो भी इस रॉड को अपने सरफेस के पैरेलल खींचेंगे, दैट इज T इंटू एल। सरफेस टेंशन फोर्स इज ऑलवेज पैरेलल टू सरफेस। तो ये जो रॉड है, तो इधर के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो इस रॉड पे फोर्स लगाएंगे T इंटू एल का, और अपने सरफेस के पैरेलल लगाएंगे ऐसे। इधर के जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं इस रॉड को अपने सरफेस के पैरेलल खींचेंगे, mj नीचे। अब देखो, अगर ये इक्विलिब्रियम पे है, ये रॉड इक्विलिब्रियम पे है और ये वाला एंगल थीटा है, तो सिमेट्री सेम एंगल क्या आएगा, थीटा, ये भी आएगा थीटा। तो एट इक्विलिब्रियम पे तुम इक्वेशन क्या लिखोगे, एट इक्विलिब्रियम पे लिखोगे TL cos थीटा का ट्वाइस इज इक्वल टू mj। TL cos थीटा ऊपर को 2TL cos थीटा बैलेंस बाय mj। तो कोई पूछे कि ये थीटा कितना आया, अगर इसका क्वेश्चन में सरफेस टेंशन T है, लेंथ L है, मास mg है, तो फाइंड द थीटा, जो कि डिप्रेस होने के बाद वर्टिकल से सरफेस एंगल बना रहा होगा, तो इसको गवर्न करेगा। अब इस पे बेस होकर जे ने क्वेश्चन पूछा था, तो क्वेश्चन ऐसे था, ऐसे बना था, क्या था कि सरफेस इस तरीके से जा रहा है ऐसे, ऐसे बीच में, और उन्होंने कहा था कि ये जो लेंथ है, दिस लेंथ इज L, ये लेंथ
2 कैपिटल एल के बराबर है। इस रॉड का लेंथ एल के बराबर है, मास एम है, रॉड का लेंथ एल है। इस तरीके से कहा था कि ये जो बेंडिंग हुई है ना, ये जो सरफेस डिप्रेस हुआ, डिप्रेस, ये जो सरफेस आया डिप्रेस हो गया यहाँ पे, दिस इज डी। और क्वेश्चन मेंशन किया गया था कि डी इज वेरी वेरी स्मॉल कंपेयर टू कैपिटल एल। देन फाइंड सरफेस टेंशन फोर्स। सरफेस टेंशन कितना होगा ये बताइए। क्या करेंगे हम लोग, इस रॉड की फिर वीडियो बनाएंगे और सरफेस टेंशन का फोर्स ऐसे दिखाओगे टी इंटू एल का, तो टी इंटू एल कैसे दिखाओगे, फिर ये भी क्या दिखाओगे, टी इंटू एल का भी दिखाओगे, एम जी नीचे को बैलेंस कराओगे। ये वाला एंगल अपने मन से थीटा मान लो, ये भी क्या आएगा थीटा। इक्वेशन क्या लिखोगे, 2TL cos थीटा इक्वल टू mg। अब कॉस निकालना पड़ेगा कितना आएगा, तो ये जो ट्रायंगल है ना, इस ट्रायंगल का हेल्प लेंगे, इस ट्रायंगल का, इस ट्रायंगल का हेल्प लेंगे। ये वाला एंड ये है, ये वाला रॉड यहाँ पे है, ये वाला जो टॉप मोस्ट पॉइंट का ये वाला है, ये डी के बराबर है। और क्वेश्चन में वर्टिकल एंगल थीटा है, मतलब ये वाला एंगल थीटा है, दिस एंगल इज थीटा, ठीक है। और ये जो लेंथ है ये 12 है, तो ये लेंथ एल हो जाएगा, तो दिस लेंथ इज एल। अब cos थीटा किसके बराबर आएगा, अच्छा cos थीटा की जो वैल्यू बराबर होगी, cos थीटा इज डी अपॉन दिस लेंथ, ये लेंथ आएगा √L² प्लस डी स्क्वायर। उठा के तुम यहां प्लेस कर दो, तो बन गया 2TL cos थीटा इज डी डिवाइड बाई √L² प्लस डी स्क्वायर। तो यहां से t तो आ ही गया, बट उन्होंने क्वेश्चन में क्या किया था, d कैपिटल एल से बहुत कम लिखा था, तो तुम इसको इसके टर्म में नेग्लेक्ट कर सकते हो, तो बन जाएगा 2TL d अपॉन कैपिटल एल, L² का रूट एल बनेगा, इक्वल टू mg। सिंप्लीफाई कर दो, जब सिंप्लीफाई करोगे तो इसे से t की वैल्यू आ जाएगी mgl अपॉन 2l स्मॉल d। दिस इज आंसर, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे और आपसे जब पूछेगा कि वैल्यू कैलकुलेट करिए, तो आप एफबीडी बना के ऐसे सॉल्व करेंगे। ओके, देखो ये है, इसमें लिक्विड है, इस लिक्विड में एक तुमने डिस्क को ऐसे करके रख दी, ये डिस्क है, सरफेस से पड़ा हुआ है, और इसको ऊपर की ओर फोर्स F से खींच रहे हो। डिस्क का रेडियस क्वेश्चन दिया गया कैपिटल आर है, कैपिटल आर है, तो कहता है कि इसकी एबीडी बनाओ अगर सरफेस टेंशन टी के बराबर है। तो हम लोग क्या करते हैं, जब बाहर निकालते हो इसका एबीडी बनाते हो, ऐसा, तो इस पे एक तो फोर्स तुम F दिखाओगे ऊपर को, दूसरा फोर्स तुम इसका mg दिखाते हो, वेट mg दिखाओगे, तीसरा ये जो सरफेस है ना, इस सरफेस पे सरफेस टेंशन का फोर्स आता है, ये बाउंड्री से, वो होता है T इंटू 2πr के बराबर आता है। ये इक्विलिब्रियम है बेसिकली। और ये कैसे बनता है देखो, ये डिस्क है, ये डिस्क है, तो जब इसको तुम पानी पे ऐसे रखोगे ना, पानी पे ऐसे रखोगे, तो पानी की एक लेयर जो होती है, वो ये जो वर्टिकल सरफेस है ना, वर्टिकल सरफेस पे ऐसे चढ़ जाती है, ऐसे चढ़ जाती है, ऐसे चढ़ जाएगी, ऐसे चढ़ जाएगी। अच्छा, सरफेस टेंशन का फोर्स सरफेस के पैरेलल होता है,
तो अगर तुम इसके पैरेलल दिखाओगे, इसके पैरेलल, तो ऐसे दिखाओगे, उससे तो मुझे मतलब नहीं, हम तो एमबीडी वाई डायरेक्शन में आ रहा है। तो वाई डायरेक्शन में एक तो ये तो सरफेस आएगा नहीं, ये सरफेस आएगा, ये वर्टिकल सरफेस वाई में आएगा। तो इस पे जो लेयर चढ़ा होगा ना पानी का पानी, वो अपने सरफेस के पैरेलल फोर्स लगा, सरफेस के पैरेलल। तो हो सकता है कि लेयर ऐसे चढ़ा हो तो एकदम ऐसे लगाएगा, और अगर वो किसी एंगल पे हो, किसी एंगल पे होगा, तो अब यहाँ पे एक वर्ड आता है कॉन्टैक्ट एंगल, तो यहाँ के लिए अभी लिख लेंगे फिलहाल कॉन्टैक्ट एंगल थीटा इज 0। अदरवाइज इसको तुम इस तरीके से बनाते, डिफॉल्ट केस में कॉन्टैक्ट एंगल 0 मान लेते अगर ना दिया गया उत्तर, तो इसको तुम ऐसे सर कॉन्टैक्ट अभी बताएंगे तुमको, अभी वेट करो। अदरवाइज इसकी एबीडी कायदे से ऐसे बनती, ये एफ ऐसे दिखाओगे, एमजी तुम नीचे को दिखाओगे। दूसरा, ये सरफेस डिपेंड करता है कि सरफेस इसके ऊपर ऐसे है कि ऐसे है। अगर ऐसे है सरफेस, अगर ऐसे चढ़ रहा है ऐसे, तो सरफेस के पैरेलल फोर्स ऐसे लगेगा, ऐसे ऐसे। और अगर ये सरफेस ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, तो फोर्स ऐसे लगेगा। तो ये ऊपर वाला डायग्राम है। अब मैं ऐसे डायग्राम की बात कर रहा हूँ। अगर लिक्विड इस पे ऐसे चढ़ा होता तो सरफेस टेंशन फोर्स तुम ऐसे दिखाते ऐसे। अगर लिक्विड का सरफेस ऐसे आता है ऐसे, तो फोर्स ऐसे दिखाता है। ऐसे आता सरफेस, तो फोर्स तुम ऐसे दिखाता है। एंड दिस इज अगेन टी इंटू 2πr, ये वैल्यू तो यही होती है भाई। सरफेस टेंशन टी इंटू टोटल लेंथ है ना, टोटल लेंथ एल 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 जोड़ोगे ना तो 2πr बन जाएगा। तो टी इंटू 2πr का फोर्स होता है जो सरफेस के पैरेलल होता है ऐसे। अब अगर ये वाला एंगल थीटा होता, ये थीटा है जो ऊपर का थीटा मैं 0 बता रहा हूं, अगर ये थीटा 0 हो गया तो ग्राफ ऐसे बन जाएगा, 0 नहीं हुआ तो ऐसे बना रहेगा। कोई पूछे इक्विलिब्रियम पे, और ये फोर्स टी इंटू 2πr, इधर मत लिखना टी इंटू 2πr, एक ही तरफ लिखना टी इंटू 2πr, तो सब आ गया ना, तो यहाँ का भी आ गया सबको, टी इंटू यहाँ का लेंथ, 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 सबको जोड़ोगे तो टी इंटू 2πr नहीं आ जाएगा, उसको एक ही जगह रखो ना, चाहे इधर रखो चाहे इधर रखो। वो ये भी है, टी इंटू 2πr यहाँ रखो चाहे यहाँ रखो, किसी एक ही जगह रखना, या यहाँ रखोगे टी इंटू πr, तो फिर रखना टी इंटू πr, ताकि दोनों मिला के टी इंटू 2πr बन जाए। उसको सीधे टी इंटू 2πr से काम चला लिया जाता है। ठीक है, कोई पूछेगा इक्विलिब्रियम, तो दिस एफ इज बैलेंस बाय mg प्लस टी इंटू 2πr। तो इससे कोई क्वेश्चन पूछता है, फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ सो दैट यू कैन पुल आउट दिस डिस्क फ्रॉम दिस वाटर। और ये कहां पे यूज किया जाता है कॉन्सेप्ट, जैसे शहद है, शहद में रखो, शहद में अपना हाथ रखो, अपना हाथ कैसे खींचो, देखो खींच नहीं पाते, दिस इज बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन फोर्स। तो भाई अगर ये शहद है, सपोज करो हनी है, और उसमें तुमने एक डिस्क रख दिया, कोई पूछे कि फाइंड द मिनिमम फोर्स एफ सो दैट यू कैन पुल दिस डिस्क फ्रॉम दिस लिक्विड, तो आंसर क्या होगा, एफ बराबर mg प्लस टी इंटू 2πr, ये आंसर। मैं हटा रहा हूं डायग्राम को। एक और है जो तुम्हें ध्यान रखना होगा, ये लिक्विड है बट इसमें तुमने कॉन्सेंट्रिक डिस्क डाल रखी है, इस तरीके से। इनर रेडियस r1 है और आउटर रेडियस r2 है, और इस पे भी किसी ने इस तरीके से एक फोर्स ऊपर को लगा के इसको पुल करना चाहता है। अब एबीडी बनाएंगे, तो जब एबीडी बनाओगे इसको फिर वैसे ही दिखाओगे इस तरीके से। तो ये फोर्स इस तरीके से, इसका mg, इसके सेंटर ऑफ मास से mg आ जाएगा। दूसरा, ये जो बाहर वाला सरफेस है उससे जो फोर्स आएगा वो t इंटू 2πr2 आएगा, और जो अंदर वाला सरफेस है इससे भी फोर्स आएगा, दिस इज t इंटू 2πr1, और ये तब आएगा जब थीटा क्या होगा, 0 डिग्री होगा। मतलब
ये है देखो, ये दो सरफेस है, तो बाहर वाला सरफेस पे आ गया ऐसे, और ये जो अंदर वाला सरफेस है उससे भी फोर्स नीचे को आएगा। तो नीचे इसके लिए T इंटू 2πr1 और इसके लिए T इंटू 2πr2। तो इस डायग्राम को भी ध्यान रखें। इससे भी कोई पूछे कि मिनिमम फोर्स, ताकि इसको हम अपार्ट कर सकें, तो F बराबर mg प्लस T इंटू 2πr1 प्लस T इंटू 2πr2। एक और चीज जो तुम्हें ध्यान रखना, दिस इज ये है, सपोज करो एक वेसल है और तुमने इसमें पानी भरी है, पानी क्या, शहद भर दिया, शहद। पानी समझ में आता, शहद ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। शहद भर दिया, शहद भर दिया। तब तक ऋषि ने क्या किया, यहां पे एक होल कर दिया। तो तुम देखना, अगर ये होल बहुत पतला किए रहते हो तो शहद बाहर नहीं निकलता है। शहद को निकल जाना चाहिए ना, क्योंकि शहद को निकल जाना चाहिए, लिक्विड है, ऊपर हल्का सा लिक्विड आएगा तो शहद को निकल जाना, शहद नहीं निकलता है। और उस शहद को तुम सही से ऑब्जर्व करना, तुम्हें पता क्या लगेगा, तुम्हें जो बाहर की लेयर लगेगी ना, जो बाहर की लेयर लगेगी वो तुम्हें लगेगी कि कुछ ऐसे हल्की सी उभरी हुई है, बाहर को हल्का सा उभरा हुआ ऐसा लगेगा, इसमें उभरा हुआ लगेगा। तो ऊपर का सरफेस ना खींचा हुआ नहीं रहता, खींचा हुआ, जैसे लगता है कि नीचे कोई चीज निकल के तोड़ देगा, क्रैक कर देगा इस सरफेस में। तो सरफेस खींचा हुआ लग रहा है ना, देखो वही खींची हुई चीज सरफेस टेंशन की वजह से आ रही है। लेकिन अगर तुम इस हाइट को लगातार बढ़ाने लगो, लगातार बढ़ाने लगो, तो एक ऐसा टाइम आएगा जब ये सरफेस क्रैक हो जाएगा और लिक्विड बाहर आ जाएगी। तो यहाँ पे ये सपोज करो इस तरह का शेप बनाया, ऐसा शेप बना लिया, तो ये सर्कुलर शेप है। यहाँ पे मैंने सर्कुलर बनाया तो सर्कुलर शेप होगा, इस सर्कुलर बनेगा। इधर से पानी जो होगा इस सरफेस को, बाहर की सरफेस को तोड़ना चाहता है, तो तोड़ना चाहता है तो ये क्या करेगा, ये जो दीवार होगा ना, ये जो दीवार है, बाहर का जो दीवार है, ये दीवार इन मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ खींचेंगे, ऐसे खींचेंगे, ऐसे खींचेंगे अपनी तरफ। तो मैं चाहता हूं कि ये जो है ना, इसकी एविडी बनाना चाहता हूं, इसकी एविडी बनाना चाहता हूं, इस सरफेस के, इस सरफेस एविडी बनाना चाहता हूं। तो मैं माइक्रोस्कोप से देखने जा रहा हूं। जब इसको तुम माइक्रोस्कोप से देखोगे, माइक्रोस्कोप से छोटा से नहीं आएगा, बड़ा नजर आएगा। माइक्रोस्कोप से देख के एविडी बना रहा हूं, इतना बड़ा नजर आएगा, और ये सरफेस तुम्हें ऐसा नजर आएगा। इतना बड़ा ऐसे नजर आएगा। और जो सरफेस टेंशन का फोर्स होगा, वो ये जो सरफेस के मॉलिक्यूल है ना, ये जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स है, ये जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स है, इस पे ऐसा है ना, ये गोल का है, ये गोल का है, और ये इस ऐसे इस तरीके से दिख रहा है, ऐसे दिख रहा है, ऐसे ऐसे, तो ऐसे खींच जाएगा, ऐसे फोर्स ऐसे लगेगा अपने सरफेस के पैरेलल, ऐसे फोर्स लगेगा। ये फोर्स किस बराबर होगा, T इंटू दिस लेंथ, रेडियन पेरीमीटर 2πr, इसके बराबर आएगा, और अपने सरफेस के पैरेलल आएगा। तो अगर इसका रेडियस स्मॉल r के बराबर है ये, तो इसके सरफेस से जो फोर्स आएगा इधर की ओर आएगा, ये कौन लगाएगा, ये जो मेटल का ऑब्जेक्ट या ग्लास का जो प्लेट है, वो इसके मॉलिक्यूल्स को अपने तरफ खींचेगा ऐसे, और इस फोर्स की वैल्यू होगी T इंटू 2π इंटू स्मॉल r। अब अगर मैं तुमसे कहूं कि ये वाला एंगल थीटा है, ये वाला एंगल थीटा है, तो ये तो सरफेस फोर्स है, लेकिन इधर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इस वाले सरफेस पे एक प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, जिससे प्रेशर का फोर्स आएगा P इंटू ये वाला एरिया, P इंटू, मतलब ये जो पार्ट है ना, इस पार्ट पे पानी ऐसे धक्का मारेगा, तो पानी का प्रेशर का फोर्स बाहर को आएगा ना। एबीडी बना रहा हूं तो मेरी बॉडी को कोई ऐसे खींच रहा है, इधर से पानी अंदर को धक्का मार रहा है, तो मेरी एबीडी बनाओगे तो पानी, इधर के पानी की वजह से मेरे ऊपर फोर्स, प्रेशर इंटू एरिया इधर, और ये जो बाहर का सरफेस है उसको मेटल का ऑब्जेक्ट ऐसे खींचा हुआ, ऐसे खींचा हुआ। तो एबीडी बनाओगे तो तुम्हें यहां पे फोर्स दिखेगा, एंड दैट इज प्रेशर इंटू ये वाला एरिया, ये एरिया होगा πr²। ये एबीडी है, तो यहां का फोर्स प्रेशर P इंटू सरफेस एरिया, πr² का फोर्स इधर,
एट इक्विलिब्रियम पे इसका जो कंपोनेंट आएगा वही इसको बैलेंस करेगा। तो T इंटू 2πr इस बैलेंस बाई P इंटू पायर स्क्वायर एट इक्विलिब्रियम पे, और पानी बाहर नहीं निकलेगी, इक्विलिब्रियम पे कंडीशन होल्ड करेगा। और अगर ये हाइट h है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर P0 के बराबर है, तो एक और बताता हूं, तो एटमॉस्फेयर इधर भी तो है, एटमॉस्फेयर इधर भी तो है, इधर भी तो है एटमॉस्फेयर, तो इसके ऊपर इस सरफेस पे भी तो एक फोर्स आएगा एटमॉस्फेयर का अंदर की ओर, वो फोर्स आएगा ऐसे, इस फोर्स की वैल्यू होगी P0 इंटू पाई स्मॉलर, परपेंडिकुलर लिखा है, तो परपेंडिकुलर एरिया, ये नहीं कर्व एरिया नहीं लिखते हैं, ये एरिया लिखते हैं। तो हवा का धक्का ऐसे लगेगा, इस वाले सरफेस हवा ऐसे धक्का मारेगा, तो फोर्स आएगा P0 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो ये इक्वेशन बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, ये दिस इज P इंटू पाई आर स्क्वायर, बेसिकली ये बनेगा। और ये जो प्रेशर की वैल्यू है, यहाँ का जो प्रेशर होगा उसको तुम ये लिख सकते हो, P बराबर P0 प्लस H रो इंटू जी, यहाँ का प्रेशर आएगा P0 प्लस H रो जी। अब इस P को उठा के प्लेस कर दो, तुम्हें इक्विलिब्रियम का इक्वेशन मिल जाएगा कि कितना होगा। ओके, और ओके, अब इस पे बेस होकर दूसरे क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे कि अब एक और बताता हूँ, अगर यहाँ का फोर्स, अगर ये वाला प्रेशर का फोर्स इससे ज्यादा हो गया, इससे ज्यादा हो गया, अगर ये वाला फोर्स इसके और इसके सम से ज्यादा हो गया इधर से, तो इसको तोड़ के बाहर निकाल देगा, पानी बाहर आ जाएगा। तो कभी क्वेश्चन पूछता है कि फाइंड मिनिमम हाइट h सो दैट लिक्विड विल नॉट कम आउट फ्रॉम दिस, इसमें ई थीटा दिया गया होगा क्वेश्चन में, तो इक्वेशन बैलेंस करना, और जब इस P को उठा के यहाँ प्लेस करोगे तो h की वैल्यू आ जाएगी, h कितना होना चाहिए। अभी क्वेश्चन करते हैं, ये क्वेश्चन जेई एडवांस का कंप्रीहेंशन में आया था, तो उन्होंने दिया था कि आई ड्रॉप है, जैसे तुम आई ड्रॉप पे बहुत अच्छा काम करते हैं तब, जैसे कभी कभी क्या करना, तुम आँख खोलना और उसमें आई ड्रॉप ऐसे गिराते हो ना, तो इसको प्रेस करते हैं ऐसे, ये आई ड्रॉप है, और इसको प्रेस कर देते, यहाँ से पानी बाहर निकलेगा, पानी बाहर निकलेगी। लेकिन जब तुम इसे प्रेस करते हो ना, तो देखना जब हल्का से इसमें से पानी बाहर आता है, हल्का से पानी बाहर आता है, तो इसको तुम ऊपर वाले को ना प्रेस करना बंद करना, कम करना, देखना तुरंत पानी पर चला जाता है। तो जब इसको ऐसे प्रेस करते हैं, ऐसे प्रेस करते हो, जब इसको ऐसे प्रेस करते हो, तो यहाँ पे जब पानी आता है ना, पानी यहाँ पे आता है, तो पानी अचानक से नहीं गिर जाता है, पहले पानी का साइज बढ़ता है, साइज बढ़ता है, बढ़ते 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 एक सर्टेन साइज आता है, उस साइज के बाद ये इससे डी अटैच होकर आंख में चला जाता है। तो उसमें क्या होता है, जब तुम इसको प्रेस कर रहे होते हो ना, तो इसका वेट बढ़ा रहे होते हो, वेट बढ़ा रहे होते हो, जो वेट आता है, जब जिस वक्त इसका वेट ये वाला जो इसके ऊपर सरफेस टेंशन जिस फोर्स से खींच रहा होगा उससे ज्यादा हो गया, तो डी अटैच होके बाहर आ जाता है। तो उन्होंने जो क्वेश्चन पूछा था इस पे, तो उसके लिए एक काम करोगे दोबारा, यहाँ पे ना इसका कंपोनेंट लेंगे, तो यहाँ पे कॉस्ट आएगा, ठीक है, अभी ठीक है, यस सर ठीक है। दोबारा ज्वाइन करो। सर इसमें वो क्यों नहीं लिखते हैं, जब P0 इंटू पाई आर स्क्वायर लिखा हुआ है आपने, सर वो तो हवा का स्फेरिकल फोर्स वाले हवा से इधर हवा नहीं है, हवा फोर्स नहीं लगेगी ऐसे, हवा भी मतलब सर वो एरिया तो कर्व्ड सरफेस। देखो इस पे बेस होकर जो क्वेश्चन आया था वो कॉम्प्रिहेंशन था, उन्होंने ऐसे दिया था कि तो ये जो है, ठीक है, ये आंख के लिए आई ड्रॉप है, मान लो कोरोना वैक्सीन है और यहाँ पे तुम्हारा हाथ है, और कोरोना वैक्सीन को आंख से में डालना है, यही तुम्हारी आंखें हैं। तो पूछ क्या रहा था कि अगर इसका सरफेस टेंशन टी है और आई ड्रॉप का जो यहाँ पे रेडियस है, ये जो ये है ना इसका रेडियस,
स्मॉल आर है, और ये जो लिक्विड ड्रॉप बनेगा उसका रेडियस कैपिटल आर है। और लिक्विड की डेंसिटी, डेंसिटी से क्या मतलब है, डेंसिटी रो के बराबर है। ठीक है, तो पूछा गया था फाइंड मास ऑफ ड्रॉप at which liquid detached liquid will be detached from ड्रॉपर से बाहर निकलते समय उसका मास कितना रहा होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में इसका रेडियस जो है आर, अब आंख से देखो ना साइज कितना होगा रेडियस इसका, इसका रेडियस होता होगा 1 सेंटीमीटर होगा। और लिक्विड को जो डेंसिटी है दिया गया, ये वाटर है सपोज करो, कोरोना वैक्सीन मान लो वाटर का है। ठीक है, सरफेस टेंशन टी जो होता है, रुको बताता हूँ तुम्हें। तो ये डेटा है कि इस वाटर का सरफेस टेंशन 80 मिली न्यूटन पर मीटर है, रेडियस ड्रॉपर का 1 सेंटीमीटर है, जो कि घरों पे भी यही होता है। डायमीटर 1 सेंटीमीटर हो, रेडियस 1 सेंटीमीटर मानते। 1 सेंटीमीटर तो बड़ा होता है जी, ये mm होता है। 1 सेंटीमीटर तो बड़ा होता है, 1 mm है रेडियस। डेंसिटी वाटर कितना, तो कितना मास होना चाहिए बिफोर डीअटैच फ्रॉम दिस ट्यूब। तो हम लोग क्या करेंगे ना, ये जो पार्ट है ना, इस पार्ट की एबीडी बनाएंगे, इस पार्ट की एबीडी बनाएंगे। अब माइक्रोस्कोप से देखेंगे, माइक्रोस्कोप से जब देखोगे माइक्रोस्कोप से तुम्हें ऐसा दिखेगा, ये जो पार्ट है ना, ये ऐसे दिखेगा, ये वाला पार्ट। और यहाँ पे लिक्विड जो होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, ऐसे कुछ ऐसे होगा। अब देखो सरफेस, ये रेडियस स्मॉल आ रहा है ना, सरफेस टेंशन का जो फोर्स होगा इस सरफेस के पैरेलल आएगा, ऐसे आएगा, इस तरीके से ऐसे बनेगा। मतलब ये जो पानी है वो ऊपर का मुंह खुला हुआ है ना ऐसे, तो पानी ऐसे 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 ऐसे, तो इस सरफेस के पैरेलल, ये जो सरफेस है इसके पैरेलल ऐसे फोर्स आएगा, ऐसे, मतलब एक कोन की तरह से बनेगा, ऐसे आएगा चारों तरफ से फोर्स। तो ये जो भी सरफेस टेंशन का फोर्स बनेगा ये होगा, ये रेडियस आर है ना, तो बनेगा टी इंटू 2 पाई स्मॉल आर बनेगा, टी इंटू 2 पाई स्मॉल आर बनेगा। और इस एंगल को मैंने अपने मन से थीटा मान लिया, दिस एंगल इज थीटा। और इसका वेट mg डाउनवर्ड दिखेगा, और कोई फोर्स नहीं है, और कोई फोर्स नहीं है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का फोर्स तुम इसलिए कैंसिल कर सकते हो क्योंकि यहां भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है P0, और इधर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर मान लो P0, नहीं, इधर का P0 नहीं होगा जब तुम प्रेस करोगे ना। अच्छा एज्यूम करके चलो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 0, P0 मैं नेगलेक्ट करके चल रहा हूँ, को नेगलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। अब देखो, तो इस चीज की अगर फिर दोबारा मैं यहाँ पे वीडियो दिखा रहा हूँ, देखते रहना, दोबारा वीडियो दिखा रहा हूँ, ऐसे बना रहा हूँ। ये वाला फोर्स है, यही क्या है, टी इंटू 2 पाई आर का, ये रेडियस स्मॉल आर बनेगा। ये वाला एंगल मैंने थीटा मान लिया, और इसका वेट मैंने mg डाउनवर्ड दिखाया। इक्विलिब्रियम पे t इंटू 2 पाई आर, t इंटू 2 पाई स्मॉल आर का कॉस थीटा इज बैलेंस बाई mg। अब कॉस्ट निकालेंगे तो आंसर आएगा, तो कॉस्ट थीटा के लिए मैंने इस सरफेस पे टेंजेंट है ना, ये फोर्स, सरफेस टेंशन का फोर्स टेंजेंट होता है,
तो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इसके ऊपर, तो पता है कहाँ से पास करेगा, इसके सेंटर से पास करेगा। भाई स्फेरिकल सरफेस है, स्फेरिकल सरफेस पे अगर तुम नॉर्मल ड्रॉ करते हो तो सेंटर से पास करता है। फिर मैंने इसको ऐसे बढ़ा दिया, अब देखना अगर मैं इसको एंकर बढ़ा दूं और ये पूरा 90 देखना, दिस एंगल इज 90, तो अगर ये थीटा है तो ये अगर ये थीटा है तो ये बनेगा 90 माइनस थीटा, तो ये बनेगा थीटा, दिस एंगल विल बी थीटा। समझ सकते हो कैसे भाई, ये पूरा 90 है, ये पूरा 90 है, तो अगर ये थीटा है तो क्या बनेगा 90 माइनस थीटा, और ये पूरा 90 है तो क्या बनेगा थीटा। तो कोई पूछे कॉस थीटा की वैल्यू क्या आएगी, तो कॉस थीटा इज बेस, दिस इज स्मॉल आर एंड डिवाइड बाई दिस इज कैपिटल आर, ड्रॉप का रेडियस कैपिटल आर है। अब उठा के यहाँ प्लेस कर दो, तो बनेगा क्या t इंटू 2 पाई स्मॉल आर, कॉस थीटा इज स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर, तो आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर बनेगा, दिस इज mg। अच्छा mg बन गया, m क्या होगा, m को लिखोगे तुम डेंसिटी, डेंसिटी 10 का पावर 3 इंटू वॉल्यूम, इस पूरे स्फीयर का वॉल्यूम ये होता है 4/3 पाई आर क्यू लिखोगे, इसको अप्रोक्सीमेट वॉल्यूम लिखोगे। और मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ, तुम देखना आई ड्रॉप डालते हो तो नीचे का एकदम स्फेरिकल होता है, ये थोड़ी, ये वाला बहुत बड़ा थोड़ी होता है, ये थोड़ा बड़ा होता है, ये बहुत छोटा होता है। तो तुम इस यहाँ का जो वॉल्यूम का पार्ट आएगा उसको नेग्लेक्ट कर दोगे कंपेयर टू होल, इट इज सी। तो मैंने यहाँ से क्या किया, अब कैलकुलेशन करने के लिए देखो, अब कैलकुलेशन के लिए मैं इसको हटा रहा हूँ, इस चीज को देखो, इससे हम पता कर लेंगे अप्रोक्सीमेट कितना मास होता है, और यही मास एक्चुअल में होता भी। तो टी 80 मिली है ना, तो 80 मिली 10⁻³ मिली 2, अच्छा ये 2 इस 4 को 2 में कन्वर्ट कर देगा, ये बनेगा आर स्क्वायर, आर की वैल्यू है 1 mm, तो 1 mm का मतलब क्या है 10⁻⁶ बनेगा। भाई mm है ना, तो मीटर बनाओगे स्क्वायर करोगे तो 6 आ जाएगा, कैपिटल आर को वही रहने दो, ये बनेगा क्या 10⁻³ इंटू ये बनेगा 4/3, 4 नहीं आएगा 2/3 आएगा, इंटू आर का पावर 4 इंटू 10 और आ जाएगा, तो 10⁻4 बन जाएगा। तो ये बनेगा 2 का टर्म यहाँ पे आएगा तो 40 बनेगा, 40 ठीक है, और ये है, और ये 3 का टर्म इधर आएगा तो 120 बना देगा, इंटू 10 टू द पावर, ये 6 3 9 9 4 13 बनेगा 8 का पावर 4, इतना बन जाएगा। तो ये टर्म यहाँ जाएगा तो 14 में कन्वर्ट कर देगा, 14 में, तो ये आर का पावर 4, आर का पावर 4 है ना, तो इससे आर की वैल्यू अप्रोक्सीमेट आ जाएगी तुम्हारी, ये 12 है ना, तो 3 तरीका 3.14 3.4 के आसपास मान लो, लगभग 3.4 या 3.5 मान लो लगभग, ये 3.5 मान लो, और ये नहीं, ऐसे कैसे मान लो, ये 4 3 12 बनेगा ना, तो एक और काम करते हैं, ये 4 3 12 200 यहाँ पे कर दो, तो ये 200 पे जाने दो, और 4 3 12 का मतलब इसको तुम 12 में कन्वर्ट कर लो, तो इससे आर की जो वैल्यू आएगी, दिस वन इज मास निकालना, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यू, ठीक है, और डेंसिटी प्लेस कर देना, मास प्लेस करना, तुम्हारा आंसर हो जाएगा कि उसका कितना मास होगा जब डी अटैच हो जाएगा। तो सर हम वहां से नहीं निकाल सकते थे t इंटू 2 पाई आर कॉस थीटा इक्वल mg से, यहाँ से तो थीटा नहीं पता था ना, तो इसके लिए आर निकालना पड़ता, कैपिटल आर, कॉस्ट अच्छा अच्छा, इसके लिए सब करना पड़ता। यस सर।